तो 10th स्टैंडर्ड में अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा, सोबर सा चैप्टर है। तुम लोगों को अच्छा लगेगा ये चैप्टर। इसमें मतलब मैं सही बताऊँ तो बेसिकली कुछ भी दिमाग लगाने लायक चीज़ नहीं होती है। आपको सिंपल तरीके से बस क्या करना है, फॉर्मूलेज होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनमें पुट करना है और कैलकुलेशन एरर या बेसिक प्लस माइनस ये सब तुम्हें नहीं गड़बड़ करना है, ठीक है। बाकी तो ये चीज़ बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं तुम लोगों को बताऊं और वो तुम लोगों को समझ में ना आए। तो पहला पार्ट हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट हम लोगों के न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में शिफ्ट हो जाएंगे एक 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 करके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है। हाँ, उतनी ज़्यादा नहीं थी, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़े ही हो। अब हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़नी है। तो 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनको जान लेते हैं। एक तरीके से क्विक 9th स्टैंडर्ड का रिविजन करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, जो भी आप अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हो, ये एक 2D अरेंजमेंट है, ठीक है। और 2D में भी स्पेसिफिकली इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जो कार्टेशियन के अलावा एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, उसे हम पोलर कहते हैं। वो आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। बट हम लोगों को 11th स्टैंडर्ड की चीज़ें अभी तो नहीं पढ़नी है, राइट। हम लोगों को फ़िलहाल तो अभी अपने 10th का सिलेबस करना है। तो 10th के सिलेबस के हिसाब से जो आप लोगों का 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये 2 डायमेंशन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 2 डायमेंशन वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों के 2 टाइप्स का होता है। जो हम लोग अभी एक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है। या फिर आप इसे ये कहोगे कि ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और एक दूसरा जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, जिसे हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, जब भी हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ के आए हो वैसे ही काम चलता है। यानी कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है, आपके पास वाई कोऑर्डिनेट होता है, इस तरीके से आपके पास एक्स एक्सेस होती है, आपके पास वाई एक्सेस होती है। सो इन कार्टेशियन और इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यू डील विथ एक्स एंड यू डील विथ वाई पॉइंट्स, ठीक है। आप लोगों के पास क्या होता है, एक्स कॉमा वाई के जैसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मैंने पेयर में लिखा है, जहाँ पे एक्स का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन जब आप 11th में जाओगे तो 11th में आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आप लोगों का आर कॉमा थीटा, जहाँ पे आर का मतलब होता है रेडियस वेक्टर। अभी रेडियस वेक्टर क्या होता है, ये सब 11th का पार्ट है। और थीटा का मतलब होता है एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल, क्या का एंगल, वो सब 11th में। तो अभी हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को 10th के सिलेबस में रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना है। तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बेसिक्स क्या है? उसके बेसिक्स में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास एक सिंपल से एक वाई एक्सिस है, ये आप लोगों की वर्टिकल वाई एक्सिस। और उसके बाद आप लोगों के पास इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, बराबर। ये आप लोगों की हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गई, ये आप लोगों के पास वर्टिकल वाई एक्सिस हो गई। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाले भी एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। हर एंगल कितने कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों की दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, मतलब लिखते हैं कैपिटल ओ से, जिसका नाम होता है ओरिजिन। अच्छा, जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे तो इनके इंटरसेक्ट करने की वजह से हुआ क्या, टोटल 4 प्रकार के पार्टीशंस क्रिएट हुए, ठीक है। टोटल 4 प्रकार के पार्टीशंस क्रिएट हुए। देन ईच पार्टीशन, ठीक है, जो एक एक पार्टीशन वहाँ पे क्रिएट होता है, दैट ईच पार्टीशन इज नोन एज क्वाड्रेंट, बराबर। उस हर एक पार्टीशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, जिसमें से इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। उसके बाद ये रहेगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये रहेगा आप लोगों के पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 2 चीज़ें 3 चीज़ें पढ़ ली। पहला
कि ओरिजिन होता है, दूसरा हर एंगल 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, तीसरा 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। उसके बाद जो एक और चीज़ तुम्हें पढ़नी है वो है साइन कन्वेंशन, कि आप लोगों को जब इस ओरिजिन से ये राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट्स लिखने हो इस एक्स एक्सिस पे, तो ये सारे पॉइंट्स आप जो लिखते हो वो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप जो लिखते हो ये कैसे पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हो यहाँ पे। अगर आप ऊपर लिख रहे हो वाई एक्सिस में तो यहाँ पे भी जितने पॉइंट्स लिखते हो वो पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हो। अगर उसी वाई एक्सिस से अगर आप नीचे की तरफ लिख रहे हो तो वो पॉइंट्स कैसे होते हैं, निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। और अगर आप उसी वाई एक्सिस से सॉरी एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड लिख रहे हो तो पॉइंट्स अगेन क्या हो जाते हैं, निगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। तो कहाँ पॉजिटिव देना है कहाँ निगेटिव देना है ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसकी वजह से होगा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आता है, ठीक है, पॉइंट मार्क करना भी आपको 8 में सिखाया गया होगा, 8 में नहीं सिखाया गया होगा तो 9th में सिखाया गया होगा। अगर मान लेते कोई ऐसा है जिसको पॉइंट्स मार्क करना तक नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं उन लोगों को 9th CBSE वालों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो पूरा प्लेलिस्ट है वो फॉरवर्ड कर दूंगी। 3 दिन भी 2 दिन का मुश्किल से काम है, उन लोगों ने तो एक ही दिन में कर लिया था। वैसे तुम लोग आराम से वो सारे वीडियोस देखना और तुम लोग भी अपना काम ख़त्म कर लेना, ठीक है। जिनको 9th स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं आती है उनके लिए अभी फ़िलहाल ये भी मैं इसलिए रिवाइज़ करवा के दे रही हूँ कि कम से कम अभी कुछ तो दिमाग में जो जंग लगी होगी वो हट जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब जो भी पॉइंट्स आते हैं उसमें क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, दोनों पॉइंट्स आपके रहेंगे पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, एक्स वाला निगेटिव रहता है और वाई वाला पॉजिटिव। हमेशा पॉइंट्स को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है कि एक्स पहले आना चाहिए और वाई बाद में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो देखो एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों का एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। ये प्लस माइनस ये आपको साइन पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट जैसे मैंने तुमसे कहा कि आपके पास एक कार्टेशियन सिस्टम है। उस कार्टेशियन सिस्टम में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि जाओ वहाँ जाके 3,2 आपको लोकेट करना है, ठीक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी क्योंकि मैं 8th क्लास या 9th क्लास के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 3,2 लोकेट करना है। सो हाउ विल यू लोकेट 3,2, आप 3,2 को लोकेट कैसे करोगे, तो कुछ पॉइंट्स बने होंगे, लेट्स से ये 1 है, लेट्स से ये 2 है, लेट्स से ये 3 है और ये 4 है। उसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट्स बने होंगे, ये 1 है, मान लेते हैं ये 2 है, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका 3 है। तो ये जो आपका पहला पॉइंट 3 होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज एक्स, और ये जो 2 होगा दिस पॉइंट विल बी नोन एज वाई, बराबर। तो हमेशा जो पहला रहेगा वो एक्स ही रहेगा और हमेशा जो दूसरा रहेगा वो वाई ही रहेगा। तो ऐसे में अगर मुझे 3 देखना है तो एक ऐसे एक्स के पास जाओ जो 3 देता है तो वो ये रहा, एक ऐसे वाई के पास जाओ जो 2 देता है तो वो ये रहा। तो गधे के समान इसको ऐसे और इसको ऐसे मार्क मत कर देना। जो ये पॉइंट्स होंगे 3,2, ये 3,2 वाला जो पॉइंट है ये कहाँ होगा, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। 3 से टॉप ऐसे सीधा 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 ऊपर गए, 2 से भी इस तरीके से सीधे 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 ऊपर गए, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस पॉइंट इज नोन एज 3,2। ये रहेगा आपका 3,2 वाला पॉइंट। इस तरीके से पॉइंट्स वगैरह को क्या किया जाता है, लोकेट किया जाता है। अच्छा, तो अब हम लोग काम करते हैं, अपने पॉइंट हमने लोकेट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। मान लेते हैं आपको मैंने इस तरीके से ये एक कार्टेशियन सिस्टम दिया है। इस कार्टेशियन सिस्टम में मैंने तुम्हें यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट दे दिया ए, इस रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए 4,5, ये ऐसे दे दिया। अब इस पॉइंट के जो क्वाड्रेंट्स है, इससे देखो क्वेश्चन, मतलब ये जो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है इससे क्वेश्चन क्या क्या क्रिएट किए जा सकते हैं, इससे पॉइंट से सिर्फ। पहला क्वेश्चन ये होगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तुम में से हर कोई जवाब दे देगा कि अच्छा हाँ लो मैम करके, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 है, मैंने भी दे दिया। फिर मैं तुम लोगों से ये पूछूंगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वाई कोऑर्डिनेट कौन है, तुम वो भी बहुत इजीली जवाब दे दोगे कि इस क्वेश्चन में वाई कोऑर्डिनेट मतलब 5 है, ठीक है। अब लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब डाउट निकलना शुरू होता है। डाउट ये जो लास्ट ईयर तुम लोगों के स्कूल में पेपर भी में क्वेश्चन भी आया है कि व्हाट इज़ दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना कितना है। तो कई लोग पता है क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है, ये लिख देते हैं। क्या ऐसा लिखना सही होगा? ऑब्वियसली नॉट। ये जो आप लिखोगे गलत होगा। क्यों गलत होगा? आप मतलब तो समझो, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश तो करो कि वो क्या है। तो उसमें देखो, जैसे ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो ये जो ए है, इससे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये नीचे वाई एक्सिस पे आके टक्कर मारी इसने। तो एक्स एक्सिस पे आके उसने क्या किया, आप लोगों की टक्कर मार दी। तो जब ये नीचे आप लोगों के पास आया और नीचे आके उसने एक्स एक्सिस पे टक्कर मारी, तो उस एक्स एक्सिस के पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? तुम बोलोगे 4। फिर मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये यहाँ से इधर पर, इसने वाई एक्सिस को टक्कर मार दी। तुमसे कोई पूछेगा कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे इस पॉइंट की वैल्यू 5 है। ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू 5 है। तो ये मैं क्या बता रही हूँ, 4 और 5? मैं ये बता रही हूँ कि अगर उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो जो वैल्यू होती है 4, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को, ना कि डिस्टेंस को। ठीक है, डिस्टेंस किसको कहते हैं? डिस्टेंस तो इसको कहते हैं, बराबर। डिस्टेंस तो इसको कहते हैं कि इस ओ पॉइंट से इस एक्स पॉइंट तक के पार्ट को डिस्टेंस कहेंगे। तो क्या ये डिस्टेंस 4 है? नहीं। ठीक है, ये जो आपका ये होता है ना, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और अगर मैंने इस पॉइंट को 5 नंबर दिया है तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 है। अगर मैंने इसको 4 नंबर दिया है तो इसका मतलब ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है। अगर ये वाला डिस्टेंस 4 है तो ऊपर का जो रेड कलर है, उस रेड कलर का भी डिस्टेंस कितना होगा? 4 होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला डिस्टेंस ओ से लेके के तक का आपका 5 है तो ओ से लेके एक्स तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 5 होगा। तो अब तुम अपनी छोटी सी बुद्धि चलाओ कि अगर किसी ने तुमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यदि किसी ने तुमसे पूछा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का ये मतलब नहीं होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट, वो उसका आंसर होता है क्या? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर, और एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर मतलब कितनी वैल्यू? 5 वैल्यू। तो जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा जाएगा तो वैल्यू एक्चुअल में हमें किसकी देनी है? वाई वाले की देनी है। और जब तुमसे ऐसा पूछा जाए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, आप कहाँ से बता दो? फ्रॉम वाई एक्सिस बता दो, तो आपको बेसिकली कौन सी वाली वैल्यू देनी है? 4 वाली वैल्यू देनी है। ठीक है। अच्छा, ये इतने प्रवचन मैंने क्यों दिए हैं? क्योंकि हम लोगों को कुछ फॉर्मूला डिराइव करना है। क्या ये फॉर्मूला डेरिवेशन आपके पेपर में आने वाला है? नहीं, कतई नहीं। ये फॉर्मूला डेरिवेशन बिल्कुल भी आपके पेपर में नहीं आएगा। ये सिर्फ तुम्हें समझाया जा रहा है और आज हम लोगों को इसी फॉर्मूले के बेसिस पे क्या करने हैं? कुछ क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स ऑल। बराबर है? क्या ये बात दिमाग में जा रही है? तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। तुम लोगों को बहुत ही आसानी से ये सारे काम कर लोगे। अच्छा, तो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने पार्ट में। तो लेट अस इमेजिन कि आप लोगों के पास क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैंने एक रैंडम पॉइंट लेके रखा है। ठीक है, मैंने उसमें क्या लेके रखा है? एक रैंडम पॉइंट लिया है। अब उस रैंडम पॉइंट की हम कोई वैल्यू नहीं ले रहे, यानी कि 3,2, ठीक है, इस तरीके से नहीं, बराबर इस तरीके से हम ले ही नहीं रहे। हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बस एक पॉइंट ले लो। तो लेट्स इमेजिन ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, और लेट्स इमेजिन ये हम लोगों ने हमारी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। फालतू के फॉर्मूला डिराइव करते वक्त कोई साइन की झंझट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बराबर, इसीलिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए वैलिड है। आप उस फॉर्मूले को आराम से पढ़ सकते हो कभी भी, कहीं भी, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। तो अभी जैसे एक मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक कहीं पे भी एक रैंडम एक पॉइंट लोकेट कर लिया। तो लेट्स से ये मेरा क्या है? पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी की वैल्यू क्या है? तो मैं बोलूँगी कि इस पॉइंट पी की वैल्यू है, लेट्स से x1 से x1 कॉमा y1, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। अभी x1 का मतलब x1 क्या है? कोऑर्डिनेट क्या है? कहाँ होगा ये कोऑर्डिनेट? यहाँ नीचे होगा, एग्जैक्टली पी के नीचे एक्स एक्सिस पर यहाँ होगा ये वाला कोऑर्डिनेट x1, ओके।
उसके बाद y1 कहाँ होगा, y1 अपने y एक्सेस पे होगा, यहाँ कहीं होगा y1, यानी कि p से लेकर ये जो चीज़ है, ये जब ये p आपके x एक्सिस को टच कर जाता है तो वो जो कोऑर्डिनेट होता है उस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, x, और जब यही p उधर बाजू में y एक्सिस को टच कर जाता है तो इसी कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का y1 कहते हैं, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं फिर आप लोगों का y1 कहते हैं। अच्छा, अब फिर क्या हुआ, अभी मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट उठा लेते हैं। लेट्स से ये आप लोगों का पॉइंट Q, इस Q को दूसरा शेड देते हैं। लेट्स से ये है आपका पॉइंट Q, इसकी वैल्यू मैंने क्या ली, इसकी वैल्यू मैंने ले ली x2 और इसकी वैल्यू ले ली y2। x2 कहाँ होगा, तुम बोलोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, x2 यहाँ कहीं नीचे होगा, ये ले लो, ये डॉट 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 डॉट, ये रहा x2। मैंने कहा y2 कहाँ होगा, तुम बोलोगे डॉट 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 डॉट, ये रहा y2। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो गैप है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एक गैप है, ये गैप की वैल्यू कितनी रही होगी, तो अगर ये कोई नंबर्स होते, लेट्स इमेजिन ये होता 5 और ये होता 9, तो तुम बोलते गैप कितना है 4, माइनस करते। तो अभी क्योंकि नंबर्स नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये गैप की वैल्यू है x1 माइनस x2, ठीक है। मैं पूछूंगी कि ये वाला जो गैप है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस गैप की वैल्यू कितनी है, तो तुम कहोगे y1 माइनस y2, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ओके। अब द क्वेश्चन हियर इन 10th स्टैंडर्ड कि हम लोगों को पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट डेज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा। अब कोई ग्राफ पेपर लेकर बैठोगे, ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट करोगे, फिर दोनों के बीच में स्केल रख के नापोगे, ऐसा कुछ करने का सोचा है क्या, तो ऐसा मत सोचो। हमें ये पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अब कैसे करें पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट, तो पी क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जुगाड़ जमाते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारा जो नीचे का पॉइंट है क्यू, उस क्यू से एक सीधी लाइन खींचते हैं, कहाँ तक, यहीं तक, और ऊपर पी से भी हम लोग क्या करते हैं, कैसी सीधी लाइन खींच लेते हैं ऐसी, ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर सकें। बराबर, ये परपेंडिकुलर लाइंस हमने खींची ताकि हम लोग क्या कर सकें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकें। इसको नाम दे देते हैं लेट्स से ओ। अब ध्यान से मेरे प्रवचन सुनो, ये ओ क्यू जो होगा, ये ओ क्यू आप लोगों के नीचे के ए बी के बराबर होगा, ओ क्यू और ए बी बराबर होगा, क्यू बराबर होगा, ये 90 डिग्री है, और ओ से मैंने जो डॉट 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 करके नीचे तक आई हूँ, ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपके करस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये नीचे वाला डब्बा एक रेक्टेंगल डब्बा है। अगर ये डब्बा एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सो देयरफॉर ओ क्यू ए बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ए बी की वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल के रख चुके हैं, कितनी, x1 माइनस x2, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, x1 माइनस x2, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा और क्या है, और भी कुछ है क्या जानकारी जानने लायक, हाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि मुझे ओ क्यू की तो वैल्यू पता चल गई, अब बात आती है क्या मैं इस ओ पी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी तुम खुद सोचो, ये भी तो एक डब्बा ही है। मैं किसको डब्बा कह रही हूँ, शेडिंग पे करके ध्यान से देखना, ये जो पूरी ग्रीन कलर की हम शेडिंग कर रहे हैं इसको भी तो हम डब्बा ही कहेंगे। ये भी तो एक रेक्टेंगुलर डब्बा है, बराबर। और अगर ये भी एक रेक्टेंगुलर डब्बा है, ये पूरी ग्रीन कलर की शेडिंग अगर एक रेक्टेंगुलर डब्बा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे अपन इसको नाम दे देते हैं आर और इसको दे देते हैं जे। तो ये जो आर जे की वैल्यू होगी, यही सेम वैल्यू किसकी होगी, ओ पी की होगी। आर जे की वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल के बैठ चुके हैं, कितनी, y1 माइनस y2। तो इनडायरेक्टली मुझको ओ पी की वैल्यू कितनी मिल गई, y1 माइनस y2। ओ क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई, आपकी x1 माइनस x2। यानी कि ये जो मैंने छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, इसमें ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस कितना है, ये शेड दिख नहीं रहा है, दूसरा x1 माइनस x2, ठीक है। ये जो ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है ये कितना है, y1 माइनस y2। अब पाइथागोरस थ्योरम को तो पहचानते ही हो, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो ट्रायंगल पी ओ क्यू है, इस ट्रायंगल पी ओ क्यू में हम लोग क्या लगा देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तुमको जानते हो क्या रहने वाला है, क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ का स्क्वायर प्लस में ओ क्यू का स्क्वायर, ये ऐसे। अब यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू तो मुझे ढूंढनी है, राइट। अच्छा, अब पी ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ओ कितना है, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया पी क्यू स्क्वायर। अब गधे के समान a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के उसको एक्सपैंड मत कर देना, कोई एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा वहाँ पे क्या कर लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो। अच्छा, अभी कई लोगों की ना एक बहुत ही गंदी सी आदत होती है, उनको लगता है कि अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा और बी स्क्वायर का बी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब बीच में प्लस या माइनस की साइन होती है तो प्लस या माइनस की साइन होने की वजह से कभी भी आप लोगों के पास इस तरीके से सिचुएशन नहीं कर सकते, आप उसका ऐसे स्क्वायर रूट नहीं हटा सकते, सिर्फ इसका स्क्वायर रूट हटेगा, इसका सिर्फ स्क्वायर हटेगा, आई एम सॉरी। तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू, और इन पे क्या आएगा, एक अंडर रूट का साइन आएगा, इनके ऊपर में जो होल स्क्वायर लगा है वो होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। पेपर में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है, ना ही तुमको पेपर में ये पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला को पहले डिराइव करके फिर वैल्यूज पुट करके ऐसा लंबा चौड़ा डिस्टेंस निकालना, इतना कठिन काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ तुम्हें अभी बताया जा रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, y1 माइनस y2, और मैंने यहाँ लिखा है x1 माइनस x2, यानी कि अगर मेरे पास पहले मैंने y1 लिखा है तो मैं पहले x1 ही लिखूंगी। तो कई जगह आपको बुक्स में ये फॉर्मूला भी लिख सकता है कि पी क्यू इक्वल्स टू वॉट, पी क्यू इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो राइट साइड में फिर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर पहले y1 है तो x1 भी पहले, और अगर पहले y2 है तो x2 भी पहले। और दूसरी बात, पता चले तुम में से कोई एक इंसान मुझे डाउट बोल रहा हो कि नहीं नहीं मैम हमारी एनसीईआरटी में तो ये चीज़ ऐसी लिखी हुई है, तो उन महान प्राणियों के लिए मैं बता दूँ कि a प्लस बी लिखो कि आप ए बी प्लस ए लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, ढेला फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए आप y2 माइनस y1 वाला ब्रैकेट पहले लिखो कि x2 माइनस x1 वाला ब्रैकेट पहले लिखो, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे ये डिराइव किया है, बट हम लोगों को क्या पेपर में डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से क्या हम लोगों को मतलब इतने लंबे चौड़े डेरिवेशन की मदद से हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नो, हमें ऐसा करना ही नहीं है। तो मैं कुछ इलस्ट्रेशंस बता रही हूँ, उन इलस्ट्रेशंस को ध्यान से देखोगे, उन्हें सीखोगे, और उसके बाद उसके बेसिस पे फिर क्या करोगे, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना। जैसे कि पहला तुम्हें पॉइंट दिया है, एक पॉइंट दिया है ए जिसका कोऑर्डिनेट है -5,7, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट है बी जिसका कोऑर्डिनेट जिसका वैल्यू है -1,3। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो नो नीड ऑफ यूजिंग अ ग्राफ पेपर, प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड हैंस यूजिंग द स्केल एंड कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, इतनी मगजमारी नहीं करनी है। सिंपली क्या करो, फटाफट वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दो, ठीक है। मैं हमेशा कोऑर्डिनेट्स मार्क करके ही पढ़ाती हूँ। कोऑर्डिनेट मार्क करके पढ़ाने से फ़ायदा ये होता है सिंपली कि आपको कभी भी गलती नहीं होती, मेरे से गलती नहीं होगी क्योंकि मेरी बहुत प्रैक्टिस है, गलती तुमसे हो सकती है। तो अब जो ए है, ए में आपको जो ये -5,7 दिया है, ठीक है, और तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि हियर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि हियर आप लोगों का x1 कितना है, ये जो पहले लिखा हुआ है ये आपका x1 इक्वल टू -5, और उसके बाद y1 कितना है, उसी के जस्ट बाजू में जो लिखा हुआ है वो होता है उसका y1। वैसे ही आपको b वाले कोऑर्डिनेट्स दिए -1,3, तो वहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया आपका -1, और यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब एक बहुत ज़रूरी सूचना, पता नहीं क्यों तुम लोगों की इतनी गंदी आदत होती है कि तुम ये सोचते हो कि जैसे पॉइंट का -5,7 लिखा है तो ये -5 आपका x1 है और ये 7 आपका x2 है। मैं हर साल क्लास लेती हूँ, हर साल लोगों को बताती हूँ कि ये गलती मत करना, बट क्लास में कोई ना कोई नमूना या नमूनी ऐसा निकलता ज़रूर है जो ये गलती करता है कि जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उस कोऑर्डिनेट्स को वो x1, y1 वाला पेयर ना मानते हुए x1, x2 वाला पेयर मानता है, और y1, y2 का पेयर। कभी भी कोऑर्डिनेट x या y वाले पेयर में नहीं लिखे जाते। 8वीं तुम भी पढ़े हो, 9वीं भी पढ़े हो, हमेशा वो x1, y1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि यू हैव टू कैलकुलेट ए बी, कि ए बी की वैल्यू कितनी आई है। तो बहुत ही सिंपल है, ए बी इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू
अंडर रूट डालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की वैल्यू लिखिए, फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, खत्म। सिंपली पुट डाउन दी वैल्यूज, नो नीड ऑफ डेरिवेशंस एंड ऑल। x2 कितना है -5, बीच में एक माइनस पहले से है, और x1 की वैल्यू भी कितनी है -1। तो ध्यान रखना इस प्रकार की छोटी छोटी कैलकुलेशन एरर ना करने का। y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7, उसके ऊपर का स्क्वायर। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी आपके पास, थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा ले लो चलेगा बट ध्यान से। -5, ये जो बीच का माइनस माइनस है ये हो जाएगा +1 और ऊपर में स्क्वायर। 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अभी कई लोगों को देखना बड़ी इच्छा हो रही होगी पगले समान इसमें a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के बैठ जाएंगे। अरे शांति से उनको ऐड करो। -5 + 1 कितना होता है 4 का स्क्वायर, और बाजू में -4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके वैल्यूज लिख दो। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, अब कई लोगों की इच्छा होगी -16 लिख देते हैं। महाराज और महारानियों, किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, याद रखें, ठीक है। किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का, एक मिनट, किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का अगर स्क्वायर करोगे तो आंसर जो निकलेगा वो आंसर हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो 16 और 16 कितना हो गया 32 हो गया, अंडर रूट और 32। और बचपन में यानी कि 8th क्लास में, बचपन में यानी कि 9th क्लास में आप लोगों ने इसको सीखा होगा कि इसको कुछ और नहीं बल्कि 4√2 कहते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का डिस्टेंस। और डिस्टेंस में अगर पेपर में कुछ सेंटीमीटर मीटर होता तो ठीक, नहीं है तो UNIT यूनिट लिख देना, ठीक है। सो AB, द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट A एंड कोऑर्डिनेट B इज 4√2 यूनिट। तो आपको क्या करना है, कोई ज़्यादा खोपड़ी नहीं चलानी है, सिंपल x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट, बात खत्म, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, इस बार हम वैल्यूज़ नहीं लेंगे। जैसे एक आपको कोऑर्डिनेट दिया है r, और r का मतलब एक पॉइंट दिया है r, उसका कोऑर्डिनेट दिया है a + b, a - b। फिर उसके बाद आप लोगों को एक दूसरा पॉइंट दिया है s, उसमें कोऑर्डिनेट दिया है a - b और कॉमा में कितना -a - b। आपको RS के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मैं अभी यहाँ पे ऐसे नहीं लिख रही हूँ कि हियर x1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना, लेकिन जब तुम मुझसे अभी कॉपी चेकिंग करवाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो अगर किसी के इसमें भी मुझे वो चीज़ गायब दिखी, यानी कि x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो, और उसके बाद डायरेक्ट अगर आप वैल्यूज़ पुट कर दे रहे हो, तो एक बात याद रखना, उसमें फिर 15 मिनट का मैं ब्रेक लूँगी, 15 मिनट तक मैं कॉपी चेकिंग नहीं करूँगी, बैठे रहना, ठीक है, बराबर। अच्छा, और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया आप लोगों का x1, ये हो गया y1। अच्छा, एक और चीज़, कोई भी मेरी तरीके से ऐसे हवा में x1 y1 नहीं लिखेगा, जैसे पहले इलस्ट्रेशन में मैंने लिखा था, तो वैसे ही तुम लोगों को भी याद रखना x1 y1 को बराबर हियर करके ऐसा लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का y2। तो ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में x2 की वैल्यू लिखते हैं, तो x2 की वैल्यू कितनी है a - b, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। कई मूर्खादि राजों के लिए बता दूं कि माइनस साइन की वजह से जो आप बाजू में नंबर लिखने वाले हो, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो कृपया करके ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें, डायरेक्ट मारने की कोशिश ना करें। मुझे स्टेप अगर स्किप करके तुम्हारे इसमें दिख गई तो मैं चेक नहीं करूँगी, बल्कि 15 मिनट का तुम्हें और बैठा के रखूँगी, जाओ 15 मिनट तक मैं चेक ही नहीं करने वाली, समझ गए, इसी स्टेप स्किप मत करना। अच्छा, a - b और यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये उसके ऊपर स्क्वायर। तो देखो, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a - b, बीच में माइनस का साइन। अच्छा, उसके बाद a और -b और ऊपर में स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा -a प्लस b और उसके ऊपर ये स्क्वायर। और क्या कट गया, a और -a कट गया, और प्लस b और -b कट गया। तो ये चीज़ किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी, -b यानी कि -2b का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर। तो -2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4b स्क्वायर, नहीं 4b स्क्वायर। किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर
पॉजिटिव होता है। अब मैं अगेन तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, अब इसमें भी कई महान आत्माओं को ऐसा लगेगा कि चलो अपन ये करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2, बी स्क्वायर का बी, 4 का 2 और ए का ए, ये वाली हरकत। तो ऐसे में अगेन बता दें, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप कभी भी इस तरीके से स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर मैं क्या करूँ, क्या मैं ए स्क्वायर को ए और बी स्क्वायर को बी नहीं लिख सकती? नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम उसको सिर्फ 4 लिखेंगे, अंडर रूट का साइन डालेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा 4 यहाँ था, सॉरी मैंने बाहर लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 को अंडर रूट से बाहर ला के इसको 2 लिख देंगे और ये बेचारे दोनों के दोनों अंदर जेल में ही कैद रह गए, ये बाहर नहीं निकल के आ पाए, ठीक है, समझ गए। तो मेरे हिसाब से चीज़ें जारी होंगी, किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से चीज़ों को देखना है, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। अब क्या पेपर में सवाल ऐसे ही आने वाले हैं क्या कि डिस्टेंस निकालो? तो हाँ, सवाल ऐसे ही आएंगे, लेकिन सवालों को पूछने का या फिर उनके साथ क्वेश्चन देने का तरीका एक्चुअल में चेंज हो जाएगा। तो आज हम लोग तरीका नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तरीका नंबर 1 जो है वो देखो क्या है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें हम लोगों ने ऐसे बेसिक देखा। तरीका नंबर 1 टाइप 1 वाले क्वेश्चंस वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी।